हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू ऑल इन ग्रो मोर क्लासेस। देखो, इससे पहले जो हमारा क्लास हुई थी 8 क्लासेस हो गई हैं, और जो हमारी 8वीं क्लास थी उसमें हमने मेनली मैसूर के बारे में कम्प्लीटली विस्तार से पढ़ा था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदर और टीपू के बारे में। अब मैसूर का जो विलय था, सहायक संधि थोप दी गई है मैसूर पर। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्लास होने वाली है, आज की क्लास मैं आपको बताऊं तो ये आज की क्लास जो हमारी रहेगी, हम फोकस करेंगे पेशवाओं के उदय पर। ठीक है, पेशवाओं का उदय, कि कैसे मराठा राज्य में पेशवाओं का महत्व बढ़ता है और इनका कैसे मराठा राजनीति में उदय होता है। तो आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, हमें जो शिवाजी के बारे में पढ़ना होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो शिवाजी से रिलेटेड जो भी क्लासेस रहेंगी वो हम मिडाइवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे पास पढ़ने के लिए होता है वो पेशवा का उदय और तीन आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है? तो पेशवाओं का उदय हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और जो आपका छत्रपति साहूजी महाराज और उनके वंशज और उनकी उपलब्धियों के बारे में जो हमें पढ़ना है वो कंप्लीटली मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो, मराठा में 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट तो रहते हैं छत्रपति और सेकंड रहते हैं पेशवा। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और जो छत्रपति महाराज से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे वो हम मिडाइवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। देखो, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे देखो, हमें देखना है कि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है 1680 में, तो शिवाजी महाराज के बाद इनके पुत्र होते हैं संभाजी। ठीक है, संभाजी 1680 में छत्रपति बनते हैं और 89 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 89 में होता क्या है, 1689 में औरंगजेब द्वारा साहू जी की हत्या करवा दी जाती है। संभाजी की हत्या किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। क्लियर है? तो जो शिवाजी महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी, संभाजी की मृत्यु हो जाती है। एक छोटे से ही टाइम पीरियड रहता है इनका 1689 में। तो यहां तक क्लियर है। अब संभाजी के बाद इनका एक पुत्र रहता है साहू जी। ठीक है, साहू जी। अब साहू जी की क्या स्टोरी रहती है? जब औरंगजेब संभाजी की हत्या करवाता है तो साहू जी को कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, साहू जी और इनकी मदर को। क्लियर है? अब संभाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र को भी कैद कर लिया जा रहा है, तो अब छत्रपति कौन बनेगा, इस चीज को लेकर होता है विवाद। तो यहां तक भी क्लियर है। तो एक चेहरा उभर कर सामने आता है, राजा राम। अब राजा राम कौन है ये? राजा राम रहते हैं संभाजी के छोटे भाई, सौतेले भाई रहते हैं वैसे। अब राजा राम छत्रपति की उपाधि धारण करके मराठा राज्य का शासक बन जाता है। और साहू जी कहां पर है? साहू जी अभी औरंगजेब की कैद में है। अब इस मौके का फायदा उठाकर संभाजी के जो भाई रहते हैं राजा राम शासक बन जाते हैं। और राजा राम का जो टाइम पीरियड है, राजा राम 1689 टू 1700 तक एज अ छत्रपति वर्क करते हैं मराठा राज्य पर। यहां तक भी क्लियर है। अब राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में। अब राजा राम की मृत्यु के बाद इनके पुत्र रहते हैं शिवाजी द्वितीय, जो रहते हैं अल्पवयस्क। ठीक है, अब अल्पवयस्क रहते हैं शिवाजी द्वितीय, इस कारण इनका जो संरक्षिका बनती है, यानी कि गाइडेंस करता, वो बनती है शिवाजी द्वितीय की मां ताराबाई। ठीक है, ये किसकी मदर रहती है? शिवाजी द्वितीय की, यानी कि राजा राम की विधवा। सबसे मजबूत लेडी है ये मराठा साम्राज्य में, ताराबाई। ठीक है,
जो शिवाजी द्वितीय को संरक्षण प्रदान करती हैं और लगभग 1707 तक मुगलों का सामना करती हैं, कई युद्ध लड़ती हैं उनसे। तो यहाँ तक क्लियर है। संभाजी के बाद राजाराम शासक बने, राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय किसके अंडर में कार्य कर रहे थे? ताराबाई के संरक्षण में। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पेशवाओं के उदय के पीछे क्या कारण रहते हैं, यहाँ तक हमें क्लियर है। हमने छत्रपति का थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री देख लिया। शिवाजी महाराज से लेकर ताराबाई तक, 1707 तक ताराबाई शिवाजी के संरक्षण प्रदान करती है और मराठा राज्य का कार्यभार संभालती हैं। ठीक है। अब साहू का क्या हुआ, जो औरंगजेब की कैद में है। तो साहू जी को बंदी बनाया गया था 1689 में। ठीक है। अब 1707 का टाइम आता है, 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक बनता है उनका नाम रहता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की जो पॉलिसी थी, इस औरंगजेब ने जिन भी राज्यों से, जिन भी शासकों से शत्रुता मोल ले रखी थी, बहादुर शाह प्रथम के नेतृत्व में आते ही, यानी कि मुगल सम्राट बनते ही उन लोगों से मैत्री पूर्वक संपर्क स्थापित किया जाता है बहादुर शाह प्रथम द्वारा, जिनसे औरंगजेब ने शत्रुता मोल ले रखी थी। तो इसी क्रम में साहू जी को 1707 में कैद से मुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। अब साहू जी क्या करेंगे? साहू जी ताराबाई के पास आएंगे। ठीक है। और ताराबाई से बोलेंगे कि वास्तविक उत्तराधिकारी मैं हूं, बिकॉज संभाजी का जो मैं ज्येष्ठ पुत्र था, गद्दी मेरे को मिलनी चाहिए। अब ताराबाई बोलती है कि शिवाजी द्वितीय छत्रपति बना रहेगा। अब इस चीज को लेकर ताराबाई और साहू जी में नोकझोंक होती है, जिसका परिणाम रहता है खेड़ा का युद्ध जो लड़ा जाता है 1707 में। अब खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? एक तो आपके साहू जी थे और दूसरी तरफ रहती हैं ताराबाई। इस युद्ध में एक व्यक्ति रहते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो साहू को इस युद्ध में काफी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं ताराबाई से युद्ध के लिए। ठीक है। खेड़ा का युद्ध 1707, साहू जी और ताराबाई के मध्य। अब इस युद्ध में विजय किसकी होती है? साहू जी की, और ताराबाई बैकफुट पे आ जाती है। ठीक है। तो साहू जी जो 1689 से मुगलों की कैद में थे, 1707 में जैसे ही वापस आए, ताराबाई से उनकी नोकझोंक हुई छत्रपति के पद को लेकर, जिस कारण दोनों के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। और इस खेड़ा के युद्ध में साहू जी वास्तविक छत्रपति बनकर उभरते हैं। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व इनको बालाजी विश्वनाथ प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि जो साहू जी ने पुणे छत्रपति का जो पद प्राप्त किया है, उसमें सबसे ज्यादा रोल बालाजी विश्वनाथ का होता है। तो यहां से फिर बालाजी विश्वनाथ का चेहरा मराठा सल्तनत में सामने आता है, मराठा साम्राज्य में उभर कर सामने आता है। अब बालाजी विश्वनाथ की क्या स्टोरी है, हम वो देख लेते हैं। देखो, अब हमारी जो आज का लेक्चर है वो बालाजी विश्वनाथ से ही स्टार्ट होगा, और जो हमने साहू जी और ताराबाई खेड़ा का युद्ध देखा है, ये हमारा पीछे के मैटर को, बैकग्राउंड को समझने का एक माध्यम था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम साहू जी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं साहू जी। ठीक है। इनके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट हैं, जैसे कि 1707 में खेड़ा के युद्ध के बाद क्या बने? ये छत्रपति बनते ही इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते पद पर नियुक्त किया।
सेनाकर्ते का जो पद था इसका मतलब होता था सेना को संगठित करने वाला, सेना को संगठित करने वाला। ठीक है, यहां तक भी सही है। अब बालाजी विश्वनाथ की सहायता से ही साहू जी छत्रपति बने थे 1707 में। अब बालाजी विश्वनाथ को आगे चलकर ये 1713 में पेशवा के पद पर नियुक्त करते हैं। पेशवा के पद पर, पेशवा का जो मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो यहां से उदय होता है पेशवा का। ठीक है, तो यहां से उदय हो रहा है पेशवा का 1713। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? छत्रपति साहू जी द्वारा बालाजी विश्वनाथ को एज अ पेशवा नियुक्त किया जाता है 1713 में। और जो पेशवा का पद था ये प्रधानमंत्री के समतुल्य था। तो अब बालाजी विश्वनाथ जैसे ही पेशवा बनते हैं, ये क्या करते हैं? मराठा साम्राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में क्या कर लेते? केंद्रित। अब जब मराठा साम्राज्य की समस्त शक्तियां बालाजी विश्वनाथ के हाथों में केंद्रित हो रही हैं, तो जो अन्य मराठा रहते हैं, अन्य मराठा सरदार इनके सामने हो जाते हैं प्रभावहीन। और जो पेशवा का जो पद प्रतिष्ठा रहती है वो इस टाइम पर अपने चरम पर पहुंच जाती है। साहू जी की भी इस टाइम पर इतनी नहीं चलती थी जितनी बालाजी विश्वनाथ की चलती थी, बिकॉज बालाजी विश्वनाथ की सहायता से ही साहू को छत्रपति का पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब संभाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी छत्रपति की मृत्यु के बाद जो मराठा राज्यों को एक बार से पुनः केंद्रीकृत किया गया, वो किया गया था बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ जो मराठा राज्य होता है, मराठा राज्य को एक बार पुनः केंद्रित करते हैं। यानी कि इनके जो राज्य शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और संभाजी के बाद मुगलों के कब्जे में थे, उन सारे राज्यों को एक बार पुनः, उन सारे क्षेत्रों को एक बार पुनः मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ साहू जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है, और यहाँ से पेशवा पद का भी उदय हो गया है 1713 में। क्लियर है? और जो पहले पेशवा थे, पहले पेशवा वो है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, इनका जो टाइम पीरियड रहता है एज अ पेशवा 1713 से 1720 में इनकी हो जाती है मृत्यु। एक बार हम वंशानुक्रम देख लेते हैं, पेशवाओं का वंशानुक्रम। ठीक है, एक बार हम वंशानुक्रम देख लेंगे तो 1 बाय 1 हम सभी पेशवाओं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहेगी, कुछ वर्ड्स में, थोड़े शब्दों में उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपके जो पहले पेशवा हैं वो हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम रहता है बालाजी, उनका नाम रहता है बाजीराव प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1720 से 1740। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर पेशवा बनकर सामने आते हैं, इनका नाम रहता है बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध। इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1740 से 1761। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम रहता है माधवराव। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1761 से 72 तक, ये पेशवा के पद पर कार्य करते हैं। माधवराव की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम रहता है नारायण राव का एक अल्पकालिक इनका पद रहा है 1772 से 1773 तक। इनकी हत्या कर दी जाती है इनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा। जो अब हम नारायण राव पे पहुंचेंगे, हम उस टाइम पर देख लेंगे कि क्या स्टोरी थी वो। 6th नंबर पे आते हैं आपके माधवराव नारायण राव।
इनका टाइम पीरियड रहेगा 1773 से 1795 तक। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे माधवराव नारायण राव के बाद बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, इनका टाइम पीरियड रहेगा एज अ पेशवा, ये रहेगा 1795 से 1818 तक। तो अंतिम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव के टाइम पे ही लड़ा गया था, जिस युद्ध में मराठों पर सहायक संधि थोपी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ पेशवाओं का वंशानुक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब 1 बाय 1 सभी पेशवाओं के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हुए चलेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले तो हम बता दें कि प्रथम पेशवा हैं। इनको बोला जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक। बिकॉज जो मराठा राज्य एक बार नेतृत्वहीन हो गया था और जो मराठों की जो पद प्रतिष्ठा थी वो खो गई थी। संभाजी शिवाजी की मृत्यु के बाद ताराबाई ने कुछ प्रयास किया था, परंतु साहू से उनका विवाद हो गया था। तो उसके बाद जो मराठा राज्य को एक बार पुनः जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है और मराठाओं की जो खोई हुई पद प्रतिष्ठा रहती है उसको एक बार वापस सतह पर लाने का काम बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 में मृत्यु। और इनके मृत्यु के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, वंशानुगत हो गया किसके बाद? पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद, यानी कि वंशानुगत मतलब कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद इनके पुत्र पेशवा बनेंगे, उनके पुत्र के बाद उनका पुत्र पेशवा बनेगा, तो ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद पेशवा पद हो गया है वंशानुगत। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो पेशवा बनेंगे वो रहेंगे बाजीराव प्रथम। ठीक है, अब बाजीराव प्रथम कौन थे? ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी प्रथम भी अपने पिता की तरह काफी महत्वाकांक्षी शासक रहे हैं, एज अ पेशवा इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, अब बालाजी प्रथम के द्वारा ही सर्वप्रथम मुगल राज्य पर आक्रमण किया गया। टाइम पीरियड था 1737। इनका जो पेशवा पद को लेकर इनका जो टाइम रहा है 1720 से 1740, और इन्होंने 1737 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के विरुद्ध दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपका सर्वप्रथम मुगल राज्य पर आक्रमण करने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही बोला था आओ हम सब मिलकर मुगल राज्य के तने पर वार करते हैं, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान इस चीज में देखा जाता है कि ये पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, पहले पेशवा थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, और 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला के विरुद्ध दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके अलावा जो इनका महत्वपूर्ण एक योगदान रहता है वो रहता है पालखेड़ा का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था निजामुल मुल्क, ठीक है, और बाजीराव प्रथम के मध्य। अब निजामुल मुल्क जो था, निजामुल मुल्क का जो राज्य था वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के जो शासक रहते थे इनको बोला जाता था निजाम,
मराठों को चोथ देने से मना करता है। चोथ था एक तरह से सुरक्षा कर, इसको बोला जाता है सरदेशमुखी कर। ठीक है। अब बाजीराव प्रथम से पहले भी हैदराबाद के जो निजाम होते थे मराठों को चोथ या सरदेशमुखी एज अ टैक्स के रूप में देते थे, जिसको मराठा सुरक्षा कर बोलते थे। ठीक है। चोथ सरदेशमुखी क्या है ये हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी हमें इसके अंदर जाना नहीं है ज़्यादा। ठीक है। तो बस आप अभी यहाँ ये समझ लीजिए कि ये चोथ और सरदेशमुखी एक तरह से कोई टैक्स था जो मराठों द्वारा अन्य राज्यों से लिया जाता था। ठीक है। अब निजामुल मुल्क क्या करते हैं, चोथ देने से मना करते हैं, किसको, पेशवाओं को, जिस कारण बाजीराव प्रथम द्वारा निजामुल मुल्क पर अटैक किया जाता है, जिसको बोला गया है पालखेड़ा का युद्ध। इस अटैक में निजामुल मुल्क की होती है पराजय और बाजीराव विजयी रहते हैं। ठीक है। अब जब निजामुल मुल्क की पराजय हो रही है तो पराजय के बाद निजामुल मुल्क मराठों को चोथ देने से एक बार दोबारा से एग्री हो जाता है। तो बाजीराव प्रथम के टाइम पे निजामुल मुल्क ने चौथ और सरदेशमुखी टैक्स देना मराठों को बंद कर दिया, जिस कारण एक युद्ध हुआ जिसको बोला गया पालखेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की पराजय हुई और बाजीराव प्रथम विजयी हुए। और इस युद्ध के हार के बाद निजामुल मुल्क एक बार पुनः से मराठों को चौथ और सरदेशमुखी कर देना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। और मराठा द्वारा या पेशवाओं द्वारा सर्वप्रथम मुगल राज्य पर आक्रमण करने वाला जो पेशवा था वो आपके बाजीराव प्रथम थे। ये भी क्लियर हो गया। देखो एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो बाजीराव प्रथम है इन्हीं के साथ मस्तानी को जोड़कर देखा जाता है। मस्तानी यानी कि इनकी कुछ प्रेम स्टोरी है, प्रेम कहानी है। इसमें नहीं जाना है हमें, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, मूवीज़ वगैरह बनी है इस पे तो आप लोग देख सकते हो। बाकी जो मस्तानी का संबंध बाजीराव प्रथम से ही जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। अब देखो बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु होती है 1740 में, और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1740 से 1761 तक। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव के टाइम पर एक महत्वपूर्ण संधि होती है, जिसको बोला जाता है संगोला की संधि जो होती है राजा राम द्वितीय यानी कि छत्रपति राजा राम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य। ठीक है। अब इस संधि के माध्यम से, ये संधि का जो टाइम पीरियड है 1750, इस संधि के माध्यम से समस्त मराठा अधिकार पेशवाओं के पास आ गए। ठीक है। अब छत्रपति इतने शक्तिशाली रहे नहीं थे कि वो मराठा साम्राज्य को नेतृत्व प्रदान करे। शक्तिशाली कौन है इस टाइम पर, पेशवा हैं जो मुगलों तक को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है। और दिल्ली तक आक्रमण कर रहे हैं। तो छत्रपति की इस टाइम पे क्या थी, प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर था। इसी टाइम में आपका बालाजी बाजीराव राजा राम द्वितीय पर प्रेशर बनाकर उनसे एक संधि करते हैं जिसको बोला जाता है संगोला की संधि। संगोला की संधि हुई है 1750 में। संगोला की संधि के माध्यम से समस्त मराठा अधिकार पेशवाओं के हाथों में आ गए। ठीक है। अब छत्रपति एक तरह से बिल्कुल आप मान लीजिए नॉमिनल रूलर है, नाम मात्र के शासक है। सारी जो उनकी शक्ति का जो यूज करेंगे वो करेंगे पेशवा। और ये संधि थी संगोला की संधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव का एक अन्य नाम था, इनको नाना साहब भी कहा जाता था। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव के टाइम में ही हुआ है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1761। अब इस युद्ध में जो एक तरफ रहते हैं अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी शासक अहमद शाह अब्दाली,